अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं उमर बशीर और आज के न्यूज़ स्पेशल में बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की। वनडे सीरीज जारी है और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। कल मैच खेला जाएगा, चौथा वनडे मैच है और देखना यह कि क्या शाहीन इस बढ़तरी को बराबर कर पाएंगे और फाइनल मैच के लिए जगह बना पाएंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट उमर फारूक मौजूद होंगे। इनसे जो पिछले 3 मैचेस हो चुके हैं उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ जो कल वाला मैच है उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब भी। उमर, सबसे पहले आपके जाने पड़ेंगे, थैंक यू वेरी मच। जो अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं और हफीज पहले मैच में नाकाम। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं मोहम्मद हफीज से ही करूंगा और क्योंकि मोहम्मद हफीज एक बेहतरीन टॉपिक है और सवालात भी हैं काफी ज्यादा कि पहले मैच में नाकाम, दूसरे मैच में किस्मत चली है, हफीज नहीं चले। मैं ये कहता हूं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तीसरे मैच में किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हफीज भी खेल ना सके। ये हफीज जी, जो आप दूसरे मैच की बात की, थोड़ा अनफेयर हो गया। आप कहते थे कि किस्मत, बट ही प्लेड वेरी गुड। उस दिन एक दिन होता है हर प्लेयर का, हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि स्टैट्स हम जितना मर्जी हम उनको रिवाइज कर लें, डिस्कस कर लें, बट ऑन गिवन डे आप जैसा फील कर रहे होते हो वो उसका कोई डाउट नहीं होता कि प्लेयर क्या करेगा। उस दिन हमें कुछ नहीं पता होता। जितनी मर्जी स्टैट्स की आप बैकग्राउंड बता दें, जितनी मर्जी आप हाथ पे गिना दें, हफीज ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, बट ऑन गिवन डे हफीज वर वेरी गुड, बहुत आउटस्टैंडिंग था। और हफीज वो द ओनली डिफरेंस उस दिन, अगर हम बात करें उनकी कप्तानी का फ्लो, कितने प्रोएक्टिव थे फील्ड के अंदर, उनकी बैटिंग जिस तरह वो कर रहे थे। ऑल्दो उन्होंने स्ट्रगल किया पहले ओवर में, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, बट अगेन जब आपको चांस मिलता है तो उसको भी आप यू मेक जो चांसेस काउंट है। अच्छा उमर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन हफीज की पहली 40 में से 30 डॉट बॉल्स थी जो कि प्रेशर कन्वर्ट करती हैं आपकी टीम के ऊपर। और हफीज और अजहर अली का डिफरेंस ही ये था कि अजहर अली के हवाले से यही सवाल उठाया जाता है कि अजहर अली डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, प्रेशर ले रहे हैं। तो हफीज की इनिंग्स भी कुछ ऐसी ही थी। देखिए, हफीज और अजहर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। अजहर का डिफरेंट इनिंग्स उसी सेम तरह की बट अगेन उसके बाद इनिंग्स को एक्सेलरेट किया हफीज ने अपनी इनिंग को। मैं ये नहीं कह रहा कि हफीज उस इनिंग से बुरे ही अच्छे हो जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने बाद में एक्सेलरेट किया। उन्होंने जिस तरह जब स्पिनर लगा उनके बाद एकदम खुलना शुरू किया उन्होंने, और अगेन उन्होंने ही मेड हिज जो स्ट्रगल करते रहे शुरू में, उसके बाद उन्होंने काउंट उन्होंने बराबर किया। बट अगेन 220 वाले रन रोजाना नहीं होंगे, यही हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। अब बेशक हम मैच जीत गए हैं और लेकिन अब अगला मैच हारे भी हैं और एक बड़े इजीली मैच हारे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से आपको 1-sided मैच आपको हराया। उन्होंने बताया कि ये डिफरेंस होता है। उन्होंने स्मिथ ने बार बार ये बोला कि हमारी बैटिंग जो है हमें लेट डाउन कर रही है, हमें उस पर काम करना है। और उस दिन ऑल्दो ऊपर से जो टॉप ऑर्डर था वो स्ट्रगल किया एकदम से, जैसे वो डेब्यू कर रहे थे हैंडकॉम, वो भी काफी लकी रहे। बट अगेन इस पार्ट ऑफ गेम आपकी कैसेस ड्रॉप होते हैं, आपको चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट आपको काउंट करना होता है उन चीज़ों को, आपको रीगैदर करना होता है अपने आप को और दोबारा से आपको मैच में आके आपको रन्स करने होते हैं। तो उस दिन आपने देखा जिस तरीके स्टीवन स्मिथ खेला, खुद उसने अपने लेट फ्रॉम द फ्रंट वाली बात, हैंडकॉम को चांसेस मिले, बेशक मिले, ही वाज लकी, यानी उसने माना भी कि मैं काफी लकी था। बट अगेन आप एंड रिजल्ट क्या था, ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली मैच में जीत गया। सिर्फ 3 आउट हुए और उन्होंने मैच को एकदम चेंज कर दिया और यही डिफरेंस था, उन्होंने कैसे कम बैक किया। उमर, यही पॉइंट है कि पाकिस्तान ये 40 से 50 रन शॉर्ट था उस मैच में। आई फील ज्यादा, अब तो फील ज्यादा 60-70 रन हम लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 30-40 भी और कर सकते थे, हफीज को वहां पर खेलना चाहिए था। ऑफ कोर्स सवाल मेरा हफीज पर ही है। देखिए, हफीज सीनियर बैट्समैन है, बिल्कुल कोई इस पर डाउट नहीं है। कोई मैं उनको इस तरह डिफेंड नहीं कर रहा कि उनको वो अनलकी रहे या लकी रहे, ये एक अलग चीज होती है। अब ऑन गिवन डे क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हफीज को खुद भी रियलाइज हुआ, जिस तरीके से जब वो आउट हुए तो उन्होंने बैट अपना मारा, बैट को उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे से कुछ गलत हुआ है, उनसे गलत हुआ, एग्जैक्टली गलत हुआ, बिकॉज वो बहुत सीनियर प्लेयर है। अभी आई थिंक जो उस दिन का मैच हुआ उसमें काफी सीनियर प्लेयर कैप्टनसी वाला इशू था और मलिक के साथ भी था। मलिक ने भी अपना एक छोटा सा केमो खेला, लेकिन अगेन उन्होंने भी टीम को वो जो रन मिलने चाहिए थे, जिस तरह का शर्जील ने स्टार्ट दिया, जिस तरीके से बाबर आजम ने खड़ा खेला, बाबर आजम को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उमर अकमल की जो इनिंग थी उनके साथ वो काफी बड़ा अजीब था, वो बड़ा बेजारी सा सीन लग रहा था कि क्या हो रहा है। बट अगेन हफीज पे दोबारा आते हैं, हफीज ऑन गिवन डे। बट अगेन आप जब अगला मैच हारते हो तो आपको लगता है जब पिछला मैच जब जीते वो तुक्का था आपका। तो ये वो चीज है, पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट है। अगर हम एक मैच जीत जाते हैं इससे हमारे मसले हल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे मसले खत्म हो गए और हम दुनिया की ऐसा फील कर रहा है। एक तवील अरसे से हम नहीं हो पा रहे और अगर हम देखते हैं तो जैसे कि अभी आपने कहा कि तुक्का था, तो तुक्का ही आता है जहन में कि तुक्का लगा है। देखिए, अच्छी टीम वही, हम नंबर 8 पे खड़े हैं इस टाइम। अगर आपको हम रिकॉल करें अपने व्यूअर्स को भी 8वें नंबर पे है, तो 8वें नंबर की टीम क्या वर्ल्ड क्लास टीम तो नहीं होती। यही रिफ्लेक्ट करती है कि आप क्या है, आप 8वें नंबर पे हैं, आप एक दूसरे नंबर की टीम नहीं है, आप 8वें नंबर की टीम है। तो जिस तरह आप खेल रहे हो, देखिए अच्छी टीम का डिफरेंस ये होता है
कि वो कंसिस्टेंट रहती है। उनका जो जीत का जो एक ग्राफ होता है वो काफी कंसिस्टेंट रहता है। मैचेस टीमें हारती है, ये नहीं कि नहीं हारती, बट अगेन आप फाइट करके हारो तो आपको फील नहीं होता, मार्जिन क्लोज करो आपको फील नहीं होता, आप जीत के लिए जाओ, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कैचेज आप ड्रॉप कर रहे होते हो, ऑन गिवन डे आप उतने ही आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ रहे होते हो। इसका मतलब है कि आप ये चीज कर सकते हो, ये आप चीज आपने करके दिखाई है, जैसे हफीज ने किया, अब बाकी प्लेयर्स ने किया, आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन आप उनको कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहे, बिकॉज अच्छी टीम और बुरी टीम का डिफरेंस ये होता है कि आपको जो आप अच्छी चीजें कर रहे हो उनको कंसिस्टेंटली करो, ऑन गिवन डे आके आप एक अच्छा कर रहे हो, ऑन गिवन डे ही आप बुरा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप फोकस नहीं हो। हम बार बार इस चीज को डिस्कस करके फोकस इसके एक साइकोलॉजी से ताल्लुक होता है इस चीज का कि आपके स्पोर्ट्स जो मेंटेलिटी है वो कहाँ जाती है। साइकोलॉजी से बात फिर वहीं पर आ जाएगी जो हम अपने हर प्रोग्राम में करते हैं। जी, तो ये चीजें हैं, ये मैटर करती हैं, हम जितना मर्जी हम बात कर लें लेकिन ये चीजें मैटर करती है somehow, because उमर बिल्कुल आपकी जो तमाम बातें उनसे सेकंड करते हैं। अब ये है कि क्रिकेट की सबको पता है कि तेज हो चुकी है, और अगर आप पूरी दुनिया क्रिकेट उठा के देख लें, अगर बाकी जो सीरीज इस टाइम चल रही है उन्हीं को देख लें, आप इंडिया इंग्लैंड की सीरीज देख लें, अगर 350-55 का टारगेट है तो इंडिया वो चेज करता है, और अगर इंडिया ने 380 प्लस का टारगेट दिया तो 366 इंग्लैंड ने किया, यानी कि इतना स्कोर हो रहा है और हम अभी 220-60 से आगे नहीं जा पा रहे। एग्जैक्टली, हम पहले खेले तो हम 250 करेंगे, बाद में खेलें तो हम 220 का हमारा एक एवरेज चेज करेंगे। एग्जैक्टली, तो ये चीजें मैटर करती हैं, आपको क्विकली अपने आप को रिगैदर करना है। लड़के नए हैं, बिल्कुल नए हैं, लेकिन चेंजेस काफी ज्यादा हो रही हैं। अभी तक चीजें कंफ्यूज्ड है, मेस्ड अप हैं कि हमें हफीज को खिलाना है नहीं खिलाना। हफीज अचानक से टीम में आते हैं एज अ सोमे प्लेयर, फिर अजहर अली अनफिट होते हैं, अनफिट को दोबारा टीम में आते हैं, फिर असद शफीक की अभी एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है कि वो ड्रॉप, ऑब्वियसली वो ऑब्वियस ड्रॉप होंगे अजहर अली जब टीम में आएंगे। तो अभी अजहर अली का भी ये सीरीज जो थी, अगर आपको याद हो, हम रिकॉल करें तो अजहर अली की भी ये सीरीज काफी क्रूशल थी, बट अगेन 2 मैचेस वो खेले नहीं है, तो अब एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है ऐसे प्लेयर्स को कि यार वो खेला नहीं तो हम कैसे जज कर लें। तो काफी हाइड एंड सीक वाली चीजें अजीबो गरीब तरीके से। असद शफीक के हवाले से बात कर लेते हैं कि असद शफीक 2 मैचेस में मौका मिला, असद शफीक के हवाले से कहा जाता है कि इसने अपने आप को काफी ग्रूम किया है, अपनी इनिंग से डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसने अपने आप मनवाया अपना आप, लेकिन 2 मैचेस मिले अपने आप को मनवा नहीं सके, सही पोजीशन पर खिलाया गया जहां पर वो खेलना चाहते थे, तो क्या वजह है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? अब बड़ा क्यूरियस सा ये है कि क्या इसको जस्टिफाई करें। देखिए असद, आई एम श्योर कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग, काफ़ी काम करते हैं, जिस तरीके से अपनी टेस्ट की इनिंग खेले हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करते हैं, बट अगेन आई फील कि शायद वो लॉन्ग फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको वो स्ट्रगल करेंगे अगर इस तरह चलता रहेगा। देखिए अब नंबर की जब बात करते हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसके इतने ज़्यादा कंटेंडर हैं कि हम बस समझते रहते हैं कि हम क्या उमर अकमल को भी खेलना है, बाबर को भी खिलाना है, हफीज को नंबर 3 पे खिलाना है, अजहर को ओपन खिलाना है, तो इतना ज्यादा मिसअप हुआ है कि अब तक वो जो एक आपकी जो फिलॉसफी, जब आप स्टेबिलिटी आएगी नहीं ना, स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये लड़के इंडिविजुअली परफॉर्म करना शुरू करेंगे, और ये जो कॉन्फिडेंस आएगा आपकी टीम मैनेजमेंट को, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनेंगे। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली पता है कि कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन निकलेगा, कौन इंजर्ड होगा तो कौन आगे बैठेगा। तो ये चीजें नजर आ रही हैं आपको कि यार यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अभी तक एक सेटल टीम नहीं बन पा रही। अजहर अली कप्तान, मेन आपका जो कप्तान है वो भी इतना अनसेटल है कि चेयरमैन जो शहरियार साहब है उन्होंने भी बोला कि वो शेखी ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि हमको चेंज करना है। तो उनकी जो वनडे की जो अजहर अली बड़े शानदार बैट्समैन है, टेस्ट मैच में हम देखें तो उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रन अपने सीरीज में भी अच्छे उन्होंने अच्छा नहीं है, बट अगेन उनका जो वनडे का जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है ये ओवरशेडो कर रहा है उनके टेस्ट करियर को भी, और शहरियार साहब भी ये बात कह चुके हैं कि ही इज ऑन, और 2 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक 2015 के बाद से वो कप्तानी कर रहे हैं, अभी तक वो स्टेबिलिटी की। अच्छा, शफीक की जगह अगर हम नवाज को खिला लेते इस सीरीज में तो आपको लगता है कि ये बेहतर फैसला होता? देखिए नवाज का अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो भी, बट अगेन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। देखिए क्रिकेट बड़ी फास्ट, आपने खुद भी थोड़ी देर पहले बात किया है, बहुत कम टाइम है, लड़कों को आना है, अपना इम्पैक्ट डालना और अपनी जगह बनानी है। कुछ लड़के ऐसे हैं जैसे असद शफीक है, काफी देर से टीम के साथ है, वनडे के साथ कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, कभी अभी जैसे टेस्ट के बाद वापस उनको वनडे में डाला गया। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, अच्छे क्रिकेटर हैं बट इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, उनसे शायद बेहतर क्रिकेटर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, लंबा खेल रहे हैं। इमाद की मिसाल ली, जब हम वनडे में कंपेयर करते हैं इमाद को और नवाज को, तो इमाद इम्पैक्ट डालते हुए आ रहे हैं। हालांकि अगर हम दोनों की क्रिकेट को उनको कंपेयर करें तो नवाज इज अ बेटर क्रिकेटर, बेटर स्पिनर एज वेल, बट अगेन जब आप इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, जब आप क्रिकेट आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जो आपको दिया गया है, तो फिर जाहिर आपको 11 में जगह मिलेगी नहीं, बिकॉज लड़के इतने ज्यादा बैठे हुए पीछे कि कोई चांस नहीं आपको। लेकिन ये अभी अच्छा है नवाज के लिए कि वो टीम के साथ मौजूद है और टूर्स पे जा रहा है, काफी अच्छे से मौजूद है, उन्होंने अभी तक अपने आप को अपलिफ्ट नहीं किया। एक होता है ना कि लड़का आता है, आपको नजर आता है यार, आप जैसे हमारे यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान से बंदा कोई बाहर पढ़ने जाता है तो आप 2 साल 3 साल वहां बाहर गुजारते हो, जब पाकिस्तान वापस आता है
एक डिफरेंस नजर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी एटीट्यूड में, उसकी लैंग्वेज पे फर्क पड़ता है। तो ये वो चीजें होती हैं जब आप टीम के साथ हो, एक प्रोफेशनल टीम के साथ हो, एक प्रोफेशनल पूरे फुल फ्लेज कोचिंग स्टाफ के साथ हो, और इंटरनेशनल क्रिकेटर मिक्सअप हो रहे हैं वहाँ पे। तो अगर आप में चेंज नहीं आ रहा, डे टू डे चेंज इंप्रूव नहीं करे, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इंडिविजुअली अगर आप में अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर फायदा क्या अगर आप टीम के साथ हो। रिजवान को मैंने देखा, रिजवान को बड़े अच्छे से टीम के साथ रखा हुआ है, लेकिन अगेन रिजवान ने जिस तरीके से ये शो किया कि वो रस्टी नहीं है, उनको चांस दिया जाए तो वो फेयरली वो उसको कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने प्ले किया है, पहले मैच में देखा, हमने तीसरे में भी देखा। बैटिंग में रिजवान अभी तक कुछ नहीं कर पाए, और हमें एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है इस वक्त टीम में, और वो सरफराज बड़े बखूबी अंजाम दे रहे थे। बिल्कुल, लेकिन उनकी कीपिंग थोड़ी सी कीपिंग में आज रिजवान कीपिंग में बहुत शानदार है। आई थिंक उनके मैचेस में दो कैचेस, रेडेड कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये चीजें हैं जो, बट रिजवान इज द बेटर कीपर। अगर हम देखा तो दोनों की कीपिंग बड़ा, जो आप कंपेयर करो तो रिजवान बेहतर नजर आया। एज अ विकेट कीपर एग्री करते हैं कि रिजवान बहुत अच्छा विकेट कीपर है, लेकिन फिर वही उसी पॉइंट पे आते हैं, क्रिकेट तेज हो चुकी है काफी, और अब हमें विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो सरफराज, अब देखिए अब हमें ऑब्वियसली पता है कि अब सरफराज आएगा तो रिजवान को शायद बाहर बैठना पड़े, बट अगेन हमारे पास इतने ज्यादा बैटर हो गए हैं, ऊपर बैट्समैन हो गए हैं कि हमें मुश्किल हो रही है कि हम कैसे सेटल इन करें लड़कों को। लड़के आते हैं, एक में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फ्लॉप होते हैं। और रिजवान को भी अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो न सिर्फ अच्छा विकेट कीपर है, बल्कि इसके साथ साथ वो एक अच्छा बैट्समैन भी है। यहाँ पर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। हमारे साथ खुशामदीद देखेंगे। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, 2-1 की बढ़तरी हासिल है, कहां पर कमी रहेगी, क्या कोताही रहेगी, उसके हवाले से भी हम डिस्कस किया। खिलाड़ियों के हवाले से 1 बाय 1 अब डिस्कशन जारी। उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, अब बातें हैं बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम ने अभी 21 वनडे मैचेस में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन रिकॉर्ड बराबर कर लिया उन्होंने। अगर एक मैच पहले ही कर लेते तो कितना एक ये आपके खिलाड़ी को, जो नया खिलाड़ी है और टीम में अभी उसकी जगह पक्की हुई है, तो कितना कॉन्फिडेंस देती है उसको ये चीज? देखिए, जगह पक्की तो ऑब्वियसली हुई है, हो गई है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि कितना उसको वैल्यू दे रहा है वो। और आई थिंक बाबर आजम के लिए, खुद के लिए बड़ा एक मोरल बूस्टिंग है कि वो इस इंटरनेशनल जो एक अरीना है इसमें वो सेटल हो सकता है। रिचर्ड के साथ नाम आया, केविन पीटरसन के साथ, जोनाथन ट्रॉट के साथ। तो ये चीजें होती है कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, उसको ये यकीन आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर उसने 21 मैचेस में किए, अब आगे मजीद वो चल सकता है। और हमें भी कॉन्फिडेंस आता है ऐसे प्लेयर पे कि ये लड़के वो हैं। हम बात करते हैं कि कुछ लड़के ऐसे जो रिकॉर्ड नहीं बना सकते, लंबा नहीं खेल सकते, तो हमें ऐसे लड़के मिल रहे हैं, वक्तन फवक्तन हमें ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो आज की मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली थी अपनी, वो बहुत आलिशान इनिंग थी। जो अगर आपने बॉल बाय बॉल देखी हो तो मुझे बड़ा मजा आया कि बड़े अरसे के बाद मुझे एक ऐसा लड़का नजर आया जो ऊपर से आगे, और यंगस्टर भी है, इतनी एज भी नहीं है, पूरा करियर उनके आगे पड़ा हुआ है, और वो इस लेवल पे आके अपने आप को मनवा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बाकी दुनिया भी उनको देख रही है, तो ये उनके अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान को तो हेल्प कर ही रहा है ये। अजहर अली के भी 23 मैचेस में 1000 रन थे, और अजहर अली के बाद अजहर अली उस तरह इंपैक्ट नहीं डाल पाए। देखिए, तो अजहर फर्क है, क्या डिफरेंस है? आई थिंक स्ट्राइक रेट का इशू है। अजहर का एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है, वो खेलते हुए अच्छे नहीं लग रहे होते। अगर आप देखें तो खेलते हुए उनका इतना ये अच्छी बात है, खेलते हुए अच्छे नहीं लग रहे। आई मीन स्ट्रोक मेकर उस तरह के नहीं, जैसे हम आप कह रहे हैं कि बाबर आजम की बॉल बाय बॉल अगर आप इनिंग्स देखें तो मजा आता है, क्लीन इनिंग खेलते हैं वो इतना ज्यादा। वो अब अजहर का ये है कि कभी बॉल इधर फेंक रहे हैं, कभी उधर बॉल फेंक रहे हैं, शॉट्स लिमिटेड है उनके पास। बाबर आजम में शॉट्स भी हैं, शॉट्स इतनी ज्यादा शॉट्स नहीं है बाबर आजम के पास, बट अगेन वो खेलते हुए अच्छा लगता है। स्ट्राइक रोटेशन वाली जो सी बात है, उनमें छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं अजहर में और बाबर आजम में। हालांकि कंपैरिजन आप नहीं कर सकते अजहर का हफीज से, हफीज का अजहर से आप नहीं कर सकते। इवन बाबर आजम यंग लड़का है, बट अगेन ये वो चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए। अब अजहर को आई थिंक 2 साल हो गए खेलते हुए वनडे, जब से 2015 के बाद, बट अगेन अभी भी वो शेकी ग्राउंड पे है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी तो है जिसकी वजह से शेकी ग्राउंड पे है। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। अब जैसे कि 2 मैचेस हम हार चुके हैं, 1 मैच हम जीत चुके हैं, हफीज की कप्तानी वो मैच जीते हैं, अभी उमर से यही बातचीत चल रही कि अजहर अली उस तरह इंपैक्ट नहीं डाल पाए, वो शेकी हैं। तो क्या लगता है कि हमारी शिकस्त की वजह क्या थी, और क्या कल का मैच हम जीत सकते हैं? इस हवाले से तो आगे जाके बात करें। अजहर अली के बारे में जिस तरह मैं आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अजहर अली इतने अग्रेसिव कप्तान साबित नहीं हुए जिस बात की उनसे तवक्को की जा रही थी। और आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो 2015 के जब वर्ल्ड कप के बाद वापस आए टीम में, और फिर उसके बाद कप्तानी का ताज उनके सर पर सजा दिया गया। मैं समझता हूँ कि अजहर अली जो है वो ज्यादातर दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं,
जिसकी वजह से वो इसमें एज अ कैप्टन सक्सेसफुल साबित नहीं हो सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में मैं लॉबीज है और लॉबीज काम करती हैं। आपको पता है कि बगैर लॉबी के तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ नहीं होता। तो एक मखसूस लॉबी जो थी वो अजहर अली को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से अजहर अली कप्तान बने। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए कप्तानी का उनमें पोटेंशियल नहीं है। आप देखें जो गुज़िश्ता साल PSL हुई उसमें उन्होंने लाहौर कलंदर की कप्तानी की और वो खिलाड़ियों को मोटिवेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से इस पर ब्रेंडन मैकलम को उन्होंने कप्तान बनाया। तो अजहर अली एज अ प्लेयर मैं समझता था टेस्ट प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में सिर्फ कप्तान की हैसियत से उनकी जगह मिल रही है। और यही वजह है आप देखें कि 15 रुकनी टीम में सिर्फ 2 ही ओपनर शामिल किए जाते हैं ताकि अजहर अली को मौका मिल सके। तो ये जाती है। अच्छा मिर्जा साहब, जो दूसरा वनडे मैच हम जीते थे जिसमें अजहर अली नहीं खेल सके, तो क्या आपको यही लगता है कि वो अजहर अली के टीम में ना होने की वजह से, उनकी कप्तानी ना करने की वजह से हम मैच जीते? देखिए उस मैच में मोहम्मद हफीज में 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो मैच में हफीज ने तजुर्बे पे काम लाते हुए बड़ी अच्छी कप्तानी की और इस बात का सबूत दिया कि सीनियर खिलाड़ी होता है। तो अजहर अली की अदम मौजूदगी की वजह से भी शायद ये ब्लेसिंग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी, लेकिन अजहर अली एक खिलाड़ी की जगह रोक रहे हैं वनडे क्रिकेट में और फिर उनकी कप्तानी का वो नजर नहीं आता, वो थ्रिल नजर नहीं आती कि जो एक खिलाड़ी जो एक कप्तान में होनी चाहिए, वो टैक्टिक्स नजर नहीं आती जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उनका न होना पाकिस्तान के लिए कुछ बस्ती की अलामत साबित। ठीक है मिर्जा साहब, हमारे साथ ही रहेगा उमर। आपसे ये बात करते हैं कि मिर्जा साहब की आपने बात सुनी कि अजहर अली का टीम में ना होना हमारी खुशकिस्मती की निशानी है, तो आप? मैं एग्री करूंगा उनकी बात से। जैसे हम बात कर रहे थे कि अजहर अली में एग्जैक्टली 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अगर आप 2 साल से ज़्यादा में आके भी आप शेकी ग्राउंड पे हैं, आप उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है आप में, जो आप लड़कों को सेटल इन नहीं कर पा रहे, लड़के आपकी रिस्पेक्ट उस तरह नहीं करते। रिस्पेक्ट यानी मैं उस जुमले में नहीं कह रहा कि उनको बेइज्जत करते हैं, बट अगेन एज अ प्लेयर आप रिस्पेक्ट अर्न करने में अभी इतना सक्सेसफुल नहीं रहे अजहर अली। यंग लड़के आ रहे हैं, बाबर आजम है, उमर अकमल है, अहमद शहजाद है, काफ़ी लड़के यंग लड़के हैं जो आपको उस नज़र से नहीं देखते। जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो एज अ कैप्टन आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते। और जैसे एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी जो टैक्टिक्स हैं एज अ कैप्टन वो बिल्कुल थोड़ी बेजारी लगती है समटाइम के, यार इसलिए हफीज़ आता है, हफीज़ को एक्सपीरियंस भी है कप्तानी का, वो करते भी नहीं है। आपको एकदम डिफरेंस नजर आया। आप हालांकि हफीज़ के होने से भी आप हारे भी हो, आप जीते भी, बट अगेन आप हारे हो, आपको तब भी डिफरेंस नजर आया कि अजहर का अगर आप कंपैरिजन कर दो, आप जीते हो तब भी आपको डिफरेंस नजर आया। कितने प्रोएक्टिव हैं, उनकी फील्ड पोजीशन, उनका बॉलर को यूज करना, ये एक बड़ा डिफरेंस नजर आया। अच्छा, ये हफीज ने जो एक लॉन्ग स्पेल करवाया जुनैद और आमिर से, जी। स्टार्ट में आपने देखा कि जब वो दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका स्पेल लंबा कर दिया, उनको लंबा कर दिया। अब करो जैसे पहले वनडे में आपने उनको पूरा डोमिनेट कर लिया है, आपको क्या जरूरत है अगले जो 50 ओवर उनका सोचने की, आपको डोमिनेट करना था। आपको अगर आपने 5 आउट कर लिए पहले 75 पे, तो आपको अपने जो अच्छे बॉलर जो आउट करें उनको लगाते जाओ ना। आप क्यों फिक्र कर रहे हो अपने पूरे ओवर खिलाने हैं उनको, आपको 30 ओवर में उनको आउट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर उन्होंने 2 साल में नहीं सीखी तो अब उनको आप कितना टाइम दोगे, क्योंकि बहुत फास्ट हो गई है, वो एज से आगे निकल चुके हैं। अच्छा मिर्जा साहब, आपसे एक आप बात करना चाहेंगे कि जो हमने देखा तीसरे वनडे मैच में आखिरी 10 ओवर्स में हम लोग रन नहीं कर पाए, और इसकी वजह हार्ड हिटर का ना होना टीम में है, या जो हार्ड हिटर उमर अकमल हम टीम के साथ लेकर गए, उमर अकमल वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे? आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो उमर अकमल, फिर मोहम्मद रिजवान, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। डेथ ओवर्स में वो बिल्कुल सही बैटिंग नहीं कर पाए। ऐसा लगता था ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं उमैर, कि 20-25 रन हो जाए, हम पक्के हो जाए। और उमर अकमल जो कि टीम से बाहर हुए, 2009 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, अप्स एंड डाउन्स आए उनके करियर में, लेकिन उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी जगह टीम में बनाए। वो रन स्कोर करते हैं, जारहाना बैट्समैन है, लेकिन जिस अंदाज से वो बुझे नजर आए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक टीम अगर 152 डॉट बॉल्स खेलेगी जो पाकिस्तान ने खेली है और फिर भी 263 रन करती है, तो अगर चौके वगैरह लगाते तो फिर क्या हाल होता। और आखिरी 10 ओवर में आप सिर्फ जो है वो बहुत कम रन, 50 रन आपने स्कोर किए। तो इससे लगता यही है कि उमर अकमल वो शोर मचाते रहते हैं कि उन्हें ऊपर भेजा जाए, जब उन्हें बैटिंग का मौका मिलता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मोहम्मद रिजवान को इन्होंने पाकिस्तान का एडम गिलक्रिस्ट बनाया हुआ है कि मोहम्मद रिजवान का टीम में होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की टीम में खेलते हैं। तो और फिर उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से कैरी करते हैं। पाकिस्तान में इतने सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन टेस्ट मैचेस में रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैरी किए जाते। तो है ना कुछ तो नजर आ रहा है उमैर कि जिसकी पर्दादारी। मिर्जा साहब, रिजवान को मौका मिला सरफराज की गैर मौजूदगी की वजह से,
तो दूसरी ऑप्शन क्या थी? अगर रिजवान को ना खिलाते तो क्या किया जा सकता था? उमर अकमल को ग्लव्स, रिजवान को तो ठीक है, सरफराज के साथ एक सेटबैक हुआ, उनकी वालदा की तबीयत खराबी को आए। रिजवान को तो अब चूंकि लेकर गए तो खिलाना तो था ना, उसको इन्होंने आजमाना था। लॉबीज काम करती ना उमर के, लोग चाह रहे होंगे कि आप सरफराज नहीं है, रिजवान को खिलाएं और रिजवान जो है वो परफॉर्म करे, ताकि सरफराज के भी खिलाफ बहुत सारे लोग हैं तो वो उसको बिल्कुल पत्ता कट जाए। लेकिन आप देखें कि रिजवान उस मयार पर पूरा नहीं उतर सका जो सरफराज अहमद का है, इसलिए उसको खिलाना था कि 15 रुकनी टीम में रिजवान मौजूद था एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्लस एज अ कवर विकेट कीपर, तो लाजिम बात है उसको खिलाना था, तो उन्होंने खिलाया और आपने देख लिया नतीजा। और मिर्जा साहब, एज अ विकेट कीपर वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, या एज अ होल पैकेज? और बैटिंग में तो देखा कुछ नहीं कर सके, लेकिन एज अ विकेट कीपर ये देखा कि वो बहुत अच्छा था। विकेट कीपिंग उसने बहुत अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें ना, आजकल के दौर में विकेट कीपर बैट्समैन की ज्यादा वैल्यू है। आप दुनिया में जाकर देख लें कि हर मुल्क में जो विकेट कीपर है वो बैटिंग भी करके देता है। हमें वसीम बारी की तरह का नहीं चाहिए ना विकेट कीपर के खाली विकेट कीपिंग करके दे, और बारी साहब ने एक मैच में नाइट वॉचमैन जाकर रन स्कोर कर दिए थे। तो ये जदीद दौर की क्रिकेट है और इसमें रिजवान अगर बैटिंग नहीं करेंगे तो खाली विकेट कीपिंग एबिलिटी पे वो नहीं खेल सकते। और यही हुआ कि लोग उनको चाह रहे थे, जो उनको सपोर्ट करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत की निगाह से देखा जाए जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो चाह रहे थे कि अब सरफराज चले गए, रिजवान अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मायूस किया मेरी नजर। ठीक है मिर्जा साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। उमर, यही सवाल आपसे करते हैं कि रिजवान जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। मिर्जा साहब के आने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अब जो क्रिकेट वो तेज हो चुकी है और अब ये है कि जो विकेट कीपर है वो एक अच्छा बैट्समैन भी होना चाहिए। तो अब जिस तरह के कामरान अकमल का नाम आ रहा था पहले कि कामरान अकमल को भेजा जा सकता है, तो क्या कामरान अकमल को ना भेजने का फैसला गलत था? देखिए, आई थिंक मिकी ऑर्थर, मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ, मिकी ऑर्थर खिलाफ थे कि मैंने इसको देखा नहीं कभी और मुझे नहीं चाहे कि एक नया लड़का आए, वो भी सीनियर प्लेयर, और आके टीम में खेले। तो वो रादर उन्होंने वही प्रेस किया। रिजवान का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, एज अ कीपर लेके गए हुए थे, उनको खिलाना था, इसलिए उसको यूज़ किया। रही बात कामरान अकमल की, आई थिंक कामरान अकमल के साथ सिलेक्टर भी हैं और जो अपनी जो टीम मैनेजमेंट है वो भी मिलके उनका डिसीजन ये है कि हम कामरान को नहीं बुलाएंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, तो हमें जरूरत नहीं कामरान की। तो कामरान को इतना पता कट गया। और रही बात रिजवान की, बिल्कुल एग्री कि उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं डाला। अगर आपको थोड़ा पीछे जाएं कि जब सरफराज भी जब टीम में आए थे वो भी इसी तरह आए थे। बिल्कुल अदनान अकमल खेल रहे थे, उनकी उंगली फ्रैक्चर हुई, उसके बाद वापस गए, सरफराज आए और उसके बाद अदनान वापस कभी नहीं आए। तो एग्जैक्टली ये चीजें हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। इमरान फरद की मिसाल है, तो इमरान फरद अपनी वाइफ बीमार हुई, वो वापस टीम से उन्होंने अपने आप को पुल आउट किया, वापस टीम में कभी सिलेक्ट ही नहीं हुए। तो इसी तरह आई थिंक एग्जैक्टली यही था रिजवान के लिए, शायद यही प्लॉट डाला गया था कि उनको प्लॉट तो नहीं चाहिए, उनको खिलाया गया था, जाहिर है ऑप्शन ही वो थे, उनको खिलाया, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। वो इम्पैक्ट जो हमें जरूरत थी यहाँ पे, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए वो, तो इसलिए वो माइनस में रहेंगे, वो उनका इशू चलता रहेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता था कि उमर अकमल को ग्लास पकड़ाए जाते और वो कीपिंग करते और एक हम नवाज को एज ऑलराउंडर खिला सकते थे, या कुछ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लेते। अकमल जो है ऑलरेडी ओवरवेट है, 91 केजी से अबव है वो, 91 केजी अच्छे खासा वो होता है, वेट होता है। तो आई थिंक उमर अकमल के साथ ये बहुत इशू था। उमर को जो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी इसकी एक मेजर वजह ये भी है कि जिस तरह उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है, ये बड़ा खतरनाक चीज है उनके अपने करियर। यहाँ पर मुझे विराट कोहली की बात याद आती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उसने कहा था कि मैंने 2013 के बाद सिर्फ अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दी, क्रिकेट मेरी खुद बेहतर हो गई। तो उमर को आप देखिए कितना उनका वेट बढ़ा हुआ है, और ऐसे वेट के साथ आप खेल रहे हो, बड़ी आई डोंट नो कैसे वो। अच्छा, ये शर्जील खान का भी देखा है कि जब वो गेंद के पीछे भागे तो खासी मुश्किल उनको महसूस हो रही थी, उस तरह गेंद के पीछे दौड़ नहीं पा रहे थे। यही एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको कोई ना कुछ चीज छुपा रहा होता है। उमर अकमल के लिए एक उसके जो टैलेंटेड वर्ड है उसके पीछे छुपे हुए वो। शर्जील जो है ऑब्वियसली वो हल्का मुल्का रन कर रहे हैं, अभी उनका करियर का स्टार्ट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बट अगेन उनको भी कहीं ना कहीं जाके ये प्रॉब्लम आएगी। वो उनकी अगर उनको प्रॉब्लम आएगी तो उनकी फिटनेस पे आएगी, उनको कहीं ना कहीं उनको जाके ये होल्ड करेगी, उनको पुल बैक करेगी चीजें, और इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। यही बात मिर्जा साहब से करते हैं। मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, फिटनेस के ऊपर जो है फिटनेस में आ रहे खिलाड़ी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे? उमर अकमल की जैसे उमर ने बात की कि 91 kg उनका वेट है, 91 किलो, और अगर कम हाइटेड, वैसे उनकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है और कम हाइटेड वो खिलाड़ी हैं, तो उसके साथ 91 किलो शर्जील खान के देखें, अगर स्कोर बता वो कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग में मसाइल आ रहे हैं कुछ, तो क्या लगता है कि फिटनेस सही नहीं है हमारे खिलाड़ियों की?
उमैर, जिस तरह आपने फिटनेस की बात की, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो देखें ना कि जून जुलाई में, मई जून में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेता है। गद्दाफी स्टेडियम, उमर फारूक इस बात के गवाह होंगे कि गद्दाफी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ाते उतारते, इस गर्मी में उनका पसीना निकाल लेते हैं और कहते हैं फिटनेस टेस्ट हो रहा है। तो फिर ये ड्रामा किस बात का होता है? अगर आप फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं और खिलाड़ियों को फिर मास्क भी देते हैं और फिर उसके बाद जब वो मैदान में जाते हैं, फिर आप देखें एबटाबाद में कैंप लगाया जाता है, फिटनेस का ट्रेनिंग दिलाई जाती है, तो फिर किस लिए ये सब किया जाता है? मैं समझता हूँ वाकई में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में लैक ऑफ फिटनेस है, जिसकी वजह से वो उस तरह की परफॉर्मेंस खासतौर पर ऑन द फील्ड नहीं दे पाते। आप फील्डिंग का मयार देखें कि किस तरीके की फील्डिंग का मयार है। हमारे खिलाड़ी कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं, गेंद का ताकुब करने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, सुपर फिट नजर नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉन हेज को जो फिटनेस ट्रेनर है, उन्हें किस वजह से उनको पैसे दिए जा रहे हैं? इसी तरह से स्टीव रिक्सन, जिनके खुद घुटने का ऑपरेशन हुआ, उन्हें फील्डिंग कोच बनाया हुआ है आपने, जो ऑस्ट्रेलिया का साबिक टेस्ट विकेट कीपर है, वो इस वजह से कि मिकी आर्थर के दोस्त हैं और मिकी आर्थर जो है वो स्टीव रिक्सन को रखना चाहते हैं। ब्रिस्बेन में मिकी आर्थर भी रहते हैं और स्टीव रिक्सन भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर जब तक इनकी निशानदेही नहीं होगी उमर, ये आमे का आमा बिगड़े रहेगा। हम, आप और उमर बातें करते रहेंगे, होना हमारा कुछ नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अब जो आप बात की उन्होंने कि ट्रेनर क्या करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे अजीबोगरीब कल्चर बना हुआ है। ये ट्रेनर जो है ये सिर्फ तब काम करते हैं जब आपकी टीम के साथ होते हैं। अराउंड द क्लॉक अगर हम बात करें, जो सेंटर कॉन्टैक्ट प्लेयर हैं 11 लड़के या 15 लड़के सिलेक्ट होते हैं। जो बाकी लड़के हैं उनकी ना फिटनेस का फॉलोअप हो रहा होता है और ना ही, जैसे उमर अकमल है, उमर अकमल जब नहीं खेल रहे थे उनकी फिटनेस का फॉलोअप कौन कर रहा था? एनसी को करना था, लेकिन कोई भी नहीं करता। तो ये प्लेयर जब इंडिविजुअली जब इनके ऊपर आता है तो ये अपना बिल्कुल बेड़गर करके बैठ जाते हैं। पूरा इनका जो खाने का डाइट प्लान था उसको फॉलो नहीं करते लोग, तो एनसीए भी इन पे वो उस तरह फॉलोअप नहीं करता। तो आई थिंक ये इनका बोर्ड का भी कसूर है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को फॉलोअप करे, 12 महीने करते रहे। ये नहीं कि जब वो खेल रहे हैं, ये ट्रेनर जो है इनको आपने रिड्यूस किया हुआ, सिर्फ नेशनल टीम तक रहेंगे, ये एनसीए तक नहीं आएंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो पूरा रिवाइज होने की जरूरत है। ये हम फिटनेस ट्रेनर को चेंज करना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाएगा वो यही कर, बिकॉज हमारे बोर्ड में जो डिसीजन मेकर हैं, बोर्ड के डिसीजन मेकर्स हैं, पूरे बोर्ड को इस हवाले से देखना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। या नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कल चौथा मैच खेला जाएगा और देखने कि किस तरीके से हम लोग क्या कम बैक कर पाएंगे या नहीं, इसकी पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप बात करेंगे कि कल चौथा वनडे मैच खेला जाएगा। सिडनी में ये मैच खेला जाना है और ये मैच जीतना हर सूरत में जरूरी है, क्योंकि सीरीज को हमें बराबर करना होगा। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को बढ़तरी हासिल है, हमें 2-2 सीरीज बराबर करनी ताकि फाइनल मैच खेला जाए। हमारी दुआ तो यही है कि जो शाहीन सीरीज ना सिर्फ बराबर करें बल्कि ये सीरीज जीते भी। अजहर अली की वापसी होगी इस मैच में। अजहर अली जो कि इंजरी के बायस पिछले 2 मैचेस न खेल सके, जिनमें से एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक मैच शाहीनों ने अपने नाम कर लिया। उमर की जाने बढ़ेंगे। उमर, अब अजहर अली वापस आ गए हैं। सिडनी के पहले तो बताइए कि सिडनी की ग्राउंड कैसी है, सरफेस कैसी है, वहाँ की विकेट कैसी है, क्योंकि वहाँ पर किस तरह हमें हिकमत अमली के साथ उतरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, आपको सिडनी का टेस्ट याद हो, स्पिन पे रिलाई किया जा रहा था, एग्जैक्टली यही स्ट्रिप है, काफ़ी यूज़ भी हुई है समर्स में उनके वहाँ पे। तो स्पिन विकेट है, कोई स्पिन नहीं है। पाकिस्तान के पास चांस है बिल्कुल कि पाकिस्तान यहाँ पे टर्न अराउंड करे और मैच को जीते। और ठीक है, मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह तरीके से कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनके लिए ये कमबैक करना, उन पर ड्यू भी था। जिस तरीके से पाकिस्तान, वो खुद भी खेल रहे थे, वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं थे। 220 रन करना, 268 रन करना, वो खुद भी सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे, बिकॉज ये वो पिचेस थी जहाँ पे आप 300 से ज़्यादा रन करते हो और आज के क्रिकेट में यही हो रहा है। और इन पिचेस पे ये पहले कर चुके हुए हैं और वो कर नहीं पा रहे थे, और उन्होंने एग्जैक्टली करके बताया कि हम कर सकते हैं जो उन्होंने चेज किया। तो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए गेम। आपने खुद ही इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान के बड़ा जीतना जरूरी है ताकि फाइनल मैच हम लोग 2-2 पे खेले और उसके बाद ना सिर्फ ये फाइनल बल्कि रेटिंग का भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये 2 मैच हमारे लिए। रेटिंग के लिए हाँ, अभी लोग एम्फेसाइज तो कर रहे हैं कि यहाँ पे इन मैचेस से हमें कुछ प्लस पॉइंट मिलेंगे हमें। बट अगेन बात यह है कि 30 सितंबर 2017 लास्ट डेट है। इसके दौरान चैंपियंस ट्रॉफी आएगी आपकी, आपको वेस्ट इंडीज जाना है, आपको बांग्लादेश खेलना है, श्रीलंका के साथ। तो ये श्रीलंका तो है आई थिंक अक्टूबर में, बिल्कुल। तो ये चीजें अभी 2-3 सीरीज हैं आपके पास जो आपकी रेटिंग्स पे, आपकी जो रैंकिंग है उस पर असरअंदाज हो सकती हैं।
अगर हम ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को आराम से हरा लेगा। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान उनको हराया भी वाला। लेकिन उमर यही पॉइंट है ना कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं ये दोनों मैचेस, हमारे रेटिंग में ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव है हमारे। मार्जिन आपका जो नंबर 7 और नंबर 8 का वो खासा बड़ा होगा, पाकिस्तान ऊपर आएगा और पाकिस्तान को हेल्प करेगा बेसिकली। उनकी जो आगे की जर्नी है, अगले जो 7 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं, उसमें ईजी होगा पाकिस्तान के लिए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी। अभी एग्जैक्टली पाकिस्तान उनके माइंड में एग्जैक्टली यही चीज है कि हमें यहाँ पे एक कदम मैच और जीतना है और सिडनी इज द वन वेन्यू जहाँ पे पाकिस्तान के लिए इजी होगा। अब मुश्किल तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास चांस है कि यहाँ पे स्पिन हफीज है, शुएब मलिक बॉलिंग करते हैं, इमाद वसीम बड़े अच्छी फॉर्म में भी हैं और बड़े अच्छे वो जिस तरीके से वो कंटेन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को यूज करना है और इस गेम में कोई एक्स्ट्रा आपको लगता है कि अगर आप ये स्पिन विकेट है तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए नवाज की सूरत में? आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जाएगा, बिकॉज आपको हफीज का आपको एक एडवांटेज मिल रहा है। शुएब मलिक आपको बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट उस तरह की बॉलिंग कर पा रहे हैं। देखिए हफीज बॉलिंग उस तरह की नहीं कर पा रहे, देखिए विकेट नहीं ले पा रहे, आपकी विकेट कंटेन वो बिल्कुल कर रहे हैं, बट अगेन आपको कंटेन करने के लिए रखा हुआ, कंटेन के लिए आपके अलग इमाद है आपके पास, आपको विकेट लेना है, आपको ब्रेक थ्रू देना है। जब आप ब्रेक थ्रू दे, और यही रोल हफीज का पहले रह चुका है, हफीज को इससे लाया जाता था डिफरेंट इंटरवल्स में ताकि वो ब्रेक थ्रू लेके दें आपको। तो उनका एक्शन थोड़ा चेंज हुआ है, आपने देखा बिल्कुल सीधे सीधे बॉल कर रहे हैं, वो कंटेन कर रहे हैं, वो जितने कम रन पड़े, बट ये इवेंचुअली हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को। बट अगेन उनका जो रोल था, जो जिसकी वजह से वो जाने जाते थे कि वो आउट करके दे रहे थे, ब्रेक थ्रू दे रहे थे। अगर आपसे विकेट नहीं लिए जा रहे, जैसे पाकिस्तान से 3 विकेट नहीं लिए जा रहे थे, स्टीवन स्मिथ ने और हैंडको ने बड़े आराम से मैच को जीता। जहां पे आपको ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, प्रेशर डालना था, ये ब्रेक थ्रू देते और जुनेद या आमिर जो भी आपके बेस्ट बॉलर आपको लगते हैं ऑन गिवन डे ऑन गिवन सेशन, आप उनको पेनिट्रेट कर सकते हो। अच्छा, बॉलिंग में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं कल के मैच? क्योंकि जुनेद और आमिर, कल जो हमने पिछला मैच देखा, तीसरा वनडे मैच था, उसमें इनका जो अटैक था वो काबिल तारीफ था। आल्दो के बाद में हफीज का अच्छा ये टैक्टिक्स था आपके मुताबिक कि उनसे लंबे स्पेल करवाए गए? देखिए दे आर देयर फॉर सम रीजन, दोनों लड़के यंग हैं, दोनों फिट हैं, दोनों के पास एक टेम्परामेंट, एक मोमेंटम मिला हुआ है। तो अगर वो लंबे स्पेल करवा रहे हैं तो लंबे स्पेल हमें लंबे लग रहे हैं। बेसिकली आप बॉलर है और आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, जब आप फिट हो तो आपको कोई नॉट एबल टू शाई करने की जरूरत ही नहीं है। लंबे स्पेल का मतलब कि उनको बाद के ओवर्स के लिए नहीं बचाया गया। तो देखिए जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो अच्छा होता है, जब आपने आउट किया ना उनको टाइम पे, जब आप जीते हो आप, तो ये बड़ा बैड लक हो गई कि नो बॉल पे आउट हो गया, एक कैच ड्रॉप हो गया। देखिए पार्ट ऑफ गेम है। वो जुनेद का जो नो बॉल था उसको काफी ज्यादा हवा बनाया जा रहा था। अभी 2 तो उन्होंने मैचेस खेले और आप उस पर आप उनको जज कर रहे हो कि दूसरा एक मैच खेला था, वो दूसरा मैच था जी, दूसरा मैच था उनका। और उससे पहले असल में वहाब की जो एक रेपुटेशन थी वो उन पे शायद हावी हो रही है कि वो लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं जुनेद को, जबकि जुनेद इज अ गुड बॉलर। और जो आमिर वाला कॉम्बिनेशन, मैं एग्जैक्टली आजकल ये सोच रहा हूँ कि इनको देख के ना एक 90s का वो ईरा याद है जब वसीम वकार पेनिट्रेट किया करते थे दोनों एंड से, वो किया करते थे। तो वो नजर आया कि दोनों लड़कों में कंपटीशन आपस में, दोनों एक ही एज के हैं, दोनों वो लड़के हैं जो 10 साल पहले अंडर 19 में इकट्ठे बॉलिंग किया करते थे। तो ये बड़ा अच्छा एक केमिस्ट्री बन सकती है दोनों की। दोनों में एक पठान है और एक पंजाबी है, वो एक डिफरेंट है, बट अगेन उनका जो कंपटीशन, उनका जो पैशन नजर आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो बड़ा मजा है देखे कि आपके यंग लड़के हैं, वो बॉल कर रहे हैं और यही आपका फ्यूचर है। और आमिर जो के लग रहे थे कि काफी ज्यादा डाउन है, स्विंग नहीं कर पा रहे, जान नहीं मार पा रहे, उनकी जान भी मारी उन्होंने। देखिए यही कंपटीशन होता है कि आप कंपीट तो कर रहे हो दूसरी टीम के खिलाफ, लेकिन आपके अंदर भी एक कंपटीशन की एक अर्ज होती है जिसमें आप, जुनेद की कोशिश है कि वो वहां से अपने एंड से आउट करे, आमिर की कोशिश होगी कि वो आउट करे वहां से, बिकॉज दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दोनों यंग है, दोनों की एज है, दोनों की क्रिकेट जितनी पड़ी हुई है, दोनों ने इतनी क्रिकेट खेली है जितनी दोनों ने। अब 50 अब आउट आमिर की भी टेस्ट में है, इनके भी टेस्ट में है, और दोनों का अगर आप कंपैरिजन करो तो दोनों की जो एक आमिर का एक थोड़ा एक्सप्रेसिव ज्यादा है, लेकिन जुनेद भी अगर आप कंपैरिजन करें हर एलिमेंट दोनों की गेम का, तो काफी ज्यादा मजा आता है देखने का। मजा आएगा कल भी देखने का इन दोनों को। तो अब चेंज, आप जो आपने चेंज की बात की, आई फील कि सिर्फ असद शफीक बाहर बैठेंगे, अदर उनकी जगह पे आएंगे, बाकी आपका कमेंट तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी असद शफीक जी, ऑटोमेटिक है, इसमें कोई इतना नहीं है। वो अदर को, असद को बाहर बैठाना पड़ेगा, बाकी सेम लाइनअप है। मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज करने की जरूरत है, सेम लाइनअप रहेगा। और यही नजर आ रहा है कि कोई तब्दीली ज्यादा नहीं हो सकती, सिवाय असद शफीक टीम से बाहर हो सकते हैं और अजहर अली जो कि कप्तान है टीम के, वो टीम में वापस आएंगे। प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।